नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश प्रसाद स्निग्ध है और आज मैं वृद्धि और विकास की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मोरल डेवलपमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं। इसके पहले वीडियो में भी मैंने मोरल डेवलपमेंट पर चर्चा की थी और जिनमें जीन पियाजेट का मोरल डेवलपमेंट के कुछ स्तर थे, जिन्होंने कुछ अवस्थाओं के बारे में बताया था, उनके कुछ कंसेप्ट थे, उनके बारे में बताया था और उन्हीं की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कोहल वर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत हम शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हों या सी टेट की तैयारी कर रहे हों या एच टेट का कर रहे हों या झारखंड टेट का एग्ज़ाम की तैयारी या बिहार टेट यूपी टेट के कर रहे हों या आप डीएसएसबी के प्राइमरी टीचर का तैयारी कर रहे हों या टीजीटी पीजीटी या अन्य जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हों, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो आपका स्वागत है हमारे अंकल जी एकेडमी में। तो हम शुरू करते हैं कोहल वर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। कोहल वर्ग ने अपने विकास सिद्धांत में बताया था, जीन पियाजे के द्वारा जो दिया गया था, जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत को विस्तृत रूप देने का काम किया। क्योंकि उन्हीं के समकालीन थे और इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को जो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था उसको विस्तार से बताने का प्रयास किए। और इनका जो कहना था पियाजे के नैतिक विकास के बारे में, इन्होंने 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर नैतिक विकास का क्या प्रभाव पड़ता है उस पर विशेष रूप से इन्होंने काम किया था। इन्होंने बालकों के सम्मुख कुछ कहानियों को प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर मोरल डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है इसके बारे में इन्होंने चर्चा की। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तरों की चर्चा की है। इन्होंने 3 स्तर बताए नैतिक विकास का। उसमें इनका पहला जो था और 3 स्तर था एवं 6 सोपान के बारे में इन्होंने चर्चा की है। इनका पहला जो था पूर्व परंपरागत स्तर, पहला जो स्तर था पूर्व परंपरागत स्तर, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्री कन्वेंशनल लेवल। पूर्व परंपरागत स्तर में इन्होंने बताया कि यह पूर्व परंपरागत स्तर जो है बाल्यावस्था का स्तर है। बाल्यावस्था के स्तर को ही पूर्व परंपरागत स्तर कहा जाता है। इस अवस्था में बालक नैतिकता का अर्थ, इस अवस्था में बालक
नैतिकता का अर्थ निरपेक्ष रूप से ग्रहण करता है। जैसे एक सापेक्ष होता है, एक निरपेक्ष होता है। जब सापेक्ष का मतलब किसी से तुलनात्मक करके, निरपेक्ष का मतलब यूँ ही बताया गया किसी चीज़ के बारे में, तो इस अवस्था में बालक नैतिकता का अर्थ निरपेक्ष रूप से ग्रहण करता है। और इस स्तर की भी दो अवस्थाएं होती हैं। पूर्व परंपरागत स्तर की भी दो अवस्था होती है। इसकी भी दो अवस्था होती है। नंबर 1 में दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता। दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता। इस अवस्था में बालक नियमों तथा उन्हें तोड़ने वाले दुष्परिणामों को समझते हैं। दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता में इस अवस्था में बालक नियमों तथा उनके तोड़ने वाले नियमों तथा उसके तोड़ने वाले दंड को समझता है। यानी दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता जो है पूर्व परंपरागत स्तर की पहली अवस्था है। दो भागों में बांटा गया है कि दंड एवं आज्ञा पालन, यानी अगर हम दंड करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी, अगर आज्ञा पालन करेंगे तो हमें रिवार्ड मिलेगा। इस चीज़ को बालक समझता है बाल्यावस्था में। यानी बाल्यावस्था का जो स्टेज है, 2 से 12 की जो स्टेज होती है, उसमें ये समझता है। उसको भी बाल्यावस्था को 2 स्टेज में बांटा गया है। तो एक पूर्व बाल्यावस्था होती है, एक उत्तर बाल्यावस्था होती है। तब उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे ये समझने लगते हैं कि अगर हम गलती करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी। और दंड से बचना एवं पुरस्कार प्राप्त करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। दंड से बचना एवं पुरस्कार प्राप्त करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो आपने देखा कि पूर्व परंपरागत स्तर का दो अवस्था है। एक दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता, दूसरा जो है इसका पूर्व परंपरागत का जो दूसरा अवस्था है यह है साधनात्मक सापेक्षता अभिमुखता। साधनात्मक सापेक्षता अभिमुखता। इस अवस्था में बच्चा अपनी आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहता है। इस अवस्था में बच्चे अपनी आवश्यकता के प्रति सचेत रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है और उसे कैसे पूरी करनी है, इसके बारे में वो कॉन्शियस रहता है। यह जो है साधनात्मक सापेक्षता अभिमुखता कहलाता है। यानी साधन को ध्यान में रखते हुए बच्चे अपनी आवश्यकता के प्रति सचेत रहता है। नंबर 2 है परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर जिसको
ट्रेडिशनल भी कहा जा सकता है, ट्रेडिशनल स्टेज या ट्रेडिशनल लेवल कह सकते हैं। परंपरागत स्तर को ट्रेडिशनल लेवल कहा जाता है इंग्लिश में। इसमें माता पिता द्वारा दिया जाने वाला इसमें माता पिता द्वारा दिया जाने वाला नैतिक शिक्षा होती है। माना माता पिता अपने बच्चे को यह सिखाते हैं कि तुम्हें कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे किसी से बात करना है, कैसे किसी को आदर करना है, कैसे किसी को सम्मान करना है। ये सारे जो हैं परंपरागत स्तर कहलाता है, जिसको ट्रेडिशनल लेवल कहा जाता है। इस स्तर में जो आचरण होता है वह नियंत्रण किया जाता है और ये माता पिता के द्वारा सलाह दी जाती है। इसमें भी दो अवस्थाएं होती है। इसकी परंपरागत स्तर की भी दो स्टेजेज होते हैं। एक होता है परस्पर एक रूप, परस्पर एक रूप अभिमुखता, और दूसरा जो होता है अधिकार संरक्षण में अभिमुखता, अधिकार संरक्षण अभिमुखता। देखिए, परस्पर एक रूप में क्या होता है कि हम किसी के साथ ऐसा व्यवहार करें, हम किसी के साथ ऐसा व्यवहार करें ताकि वह भी खुश रहे और मैं भी खुश रहूं। इसमें एक दूसरे के प्रति कुशल व्यवहार से संबंधित है। यानी अगर हमारा व्यवहार कुशल होगा, यानी अगर हम एक दूसरे के प्रति प्रेम का व्यवहार रखेंगे तो स्वाभाविक है, अगर किसी को हम प्यार करेंगे तो उधर से प्यार मिलेगा, अगर किसी को नफ़रत करेंगे तो उधर से नफ़रत मिलेगा। तो यह परस्पर एक रूप अभिमुखता है। अधिकार संरक्षण अभिमुखता, इसमें क्या होता है, बच्चा समझने लगता है कि हमारा, इसमें बच्चा समझने लगता है कि हमारा सामाजिक दायित्व क्या है, सामाजिक दायित्व क्या है। यानी समाज हमसे क्या अपेक्षा रखती है और मैं समाज से क्या अपेक्षा रखूँगा। अगर समाज में उसका व्यवहार कुशल है तो ऑटोमेटिक है कि वह भी उसी तरह का व्यवहार करेगा जैसा समाज उसके साथ करता है। तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर। तीसरा जो स्तर है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का जो स्तर है तीसरा, उत्तर परंपरागत स्तर। उत्तर परंपरागत स्तर, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। यह जो है उत्तर परंपरागत स्तर जो है, यह किशोरावस्था वाले बालकों पर लागू होता है। इस अवस्था में आचरण का नियंत्रण, इस अवस्था में आचरण का नियंत्रण आंतरिक होता है। यानी किशोरावस्था में अगर बालक पहुंच जाता है, बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता है
तो आंतरिक रूप से अगर वह सोचेगा कि हमें अपना नैतिक मूल्य का ध्यान रखना है, समाज के प्रति हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वह समझता है, तो इस तरह के आचरण का जो नियंत्रण होता है वह आंतरिक रूप से होता है। और इसके भी दो स्तर हैं, इसमें भी दो अवस्था है। पहला है सामाजिक संपर्क अभिमुखता। सामाजिक संपर्क अभिमुखता, और जिसको सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन कहा जाता है। सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन। दूसरा जो है वह सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन। यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन। देखिए, सामाजिक संपर्क अभिमुखता में क्या होता है, यह समाज के संपर्क में आने पर, समाज के संपर्क में आने पर नैतिक विकास होता है। और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत जो है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत जो होता है, इस अवस्था में व्यक्ति उचित अनुचित का नियम, इस अवस्था में उचित अनुचित का नियम जो सर्वमान्य है उससे सीखता है ना। जो यूनिवर्सल है कि भाई अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, या माता पिता की सेवा करना चाहिए, अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, यह बातें जो है सार्वभौमिक होता है, जो कि सभी के द्वारा सिखाया जाता है। और वह समाज में रह करके या अंतःकरण से उसके दिमाग में आता है कि जो मुझे जन्म दिया है, जो मेरा लालन पालन कर रहा है, उसका सम्मान करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता कहलाता है। अब नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उसके बारे में जानें। कोहरबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत के ये 3 स्तर थे जिसके बारे में आपको मैंने बताया। अब जो है हम नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर हैं जो मोरल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर हैं जो नैतिक विकास को प्रभावित करता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मोरल डेवलपमेंट। देखिए, इसमें जो पहला कारक है परिवार। अगर परिवार में सभी लोग सुसभ्य हैं और नैतिक मूल्यों का सिद्धांत रखते हैं, सभी के साथ शिष्टाचार के साथ बात करते हैं, तो उसका बच्चा भी उसी तरह का व्यवहार करेगा। अगर बाप ही तुम करके बुलाता है किसी को, तो बच्चे भी तुम करके ही बुलाएंगे, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। अगर बच्चे आप कह करके बुलाते हैं तो ऑटोमेटिक है कि बच्चा आप कह करके ही बुलाएगा।
अगर नौकर को भी आप कह कर के बुलाया जाता है या मालिक को भी आप कह कर के बुलाया जाता है तो ऑटोमेटिक है कि बच्चा जो है आप कह कर के बुलाएगा। तो परिवार बहुत बड़ा फैक्टर है जो नैतिक मूल्य को निर्धारित करता है, नैतिक मूल्य को प्रभावित करता है। दूसरा है विद्यालय। विद्यालय का बड़ा महत्व है, यानी स्कूल अगर कहा जाता है कि स्कूल बढ़िया है जहाँ नैतिक शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है, जहाँ मॉरल एजुकेशन पर ध्यान दिया जा रहा है, मॉरल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि वहाँ का बच्चा निकल करके वह मॉरल डेवलपमेंट पर ज़रूर अपने आप को खड़ा उतरने का प्रयास करेगा। शासन अगर सही है और विद्यालय के अध्यापक सही हैं, वह मॉरल एजुकेशन पर ध्यान देते हैं, मॉरल डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं, तो स्वाभाविक है कि बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट अपने आप बूस्ट होगा। और अगर परिवार में क्या है, परिवार में विश्वास, स्वभाव, ये सारे फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। सहानुभूति, अगर परिवार में किसी के प्रति सहानुभूति है तो वहाँ का जो बच्चा जन्म लेता है वह भी किसी दूसरे के प्रति सहानुभूति रखता है। तीसरा जो कारक है वह है पड़ोसी। देखिए, मॉरल डेवलपमेंट में पड़ोसी का होना बहुत अहम रोल होता है। नेबर, क्योंकि कहा जाता है कि अगर पड़ोसी अच्छा है तो ऑटोमेटिक है कि बच्चे अच्छे निकलेंगे, क्योंकि उनके अगर आस पड़ोस के बच्चे अच्छे हैं तो पड़ोसी का भी बड़ा इफेक्ट होता है नैतिक विकास में। तो पड़ोसी का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है धर्म का प्रभाव। धर्म का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ द रिलीजन, इफेक्ट ऑफ द रिलीजन। धर्म का भी मॉरल एजुकेशन में बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि कोई भी धर्म में जितने भी धर्मज्ञ हैं, विद्वान हैं, पंडित हैं, वह जब किसी चीज़ पर चर्चा करते हैं, कोई प्रासंगिक बातें करते हैं, चाहे हरिश्चंद्र का सत्यवादिता हो या कर्ण का त्याग हो, इस तरह की घटना जो है हमें यह बतलाती है, धर्म के माध्यम से ये बतलाया जाता है। या गीता में जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है उसमें धर्म की चर्चा की गई है। धर्म का मतलब हो तो धारण करना, यानी अच्छाई को धारण करना, अच्छे गुणों को धारण करना, यही धर्म है। और धर्म का प्रभाव ये है कि व्यक्ति जो है बड़ा सावधान रहता है। कोई भी व्यक्ति मंदिर में जा कर के आपके मन में गलत विचार नहीं आ सकता है। अगर किसी का गलत विचार मंदिर में जाने के बाद भी आ रहा है, इसका मतलब है वो बहुत महान आदमी है ना, वो बहुत महान आत्मा उसको कह सकते हैं। या महान आत्मा क्या कहेंगे, वह ऐसा होगा जो कि जिसके बारे में कुछ कहना ही संभव नहीं है। तो धर्म का भी बड़ा प्रभाव, इसीलिए बच्चों में नैतिक विकास के लिए धार्मिक प्रवृत्ति का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति में रहने से बच्चा में आचरण का गुण होता है, शिष्टता का गुण आता है, स्वभाव उनका नॉर्मल होता है। क्योंकि सभी धर्म में यह बतलाया जाता है कि गरीबों की मदद करना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, न दुख दो न दुख लो, दया का भाव होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे धर्म के माध्यम से मिलता है। तो धर्म का भी नैतिक मूल्य पर बहुत प्रभाव है। उसके बाद पाँचवा नंबर है मित्र समूह। फ्रेंड सर्कल भी बहुत इफ़ेक्ट करता है नैतिक मूल्य का। क्योंकि फ्रेंड्स ग्रुप जो है अगर अच्छा है तो नैतिक मूल्य का, अगर फ्रेंड सर्कल में सब गाली गलौज करने वाले हैं तो ऑटोमेटिक है कि छोटे बच्चे में अगर उसका फ्रेंड सर्कल नहीं है गाली गलौज करने वाले, तो उनको भी उसी तरह की लत लग जाती है। अगर फ्रेंड सर्कल में सभी प्रेम से बात करने वाले हैं, कोई गाली गलौज नहीं बोलता है, गाली देना पाप समझता है तो मित्र समूह का भी बड़ा इफेक्ट होता है। इसके बाद संस्कृति, संस्कृति का, कल्चर का भी बड़ा इफेक्ट होता है। अलग अलग संस्कृति के लोगों का अलग अलग बिहेवियर होता है। कुछ चीज़ें जो कॉमन होती है जिसे अपनाने की ज़रूरत है। समुदाय, समुदाय का मतलब होता है कम्युनिटी से है। कम्युनिटी कहा जाता है कि समुदाय अगर अच्छा है तो ऑटोमेटिक है कि मॉरल डेवलपमेंट होगा। तो मॉरल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं
संवेगात्मक विकास के बारे में, पांचवा जो है नैतिक विकास के बारे में था। अब हम संवेगात्मक विकास के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह भी वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। संवेग का जीवन में बड़ा महत्व है, लेकिन संवेग अगर पॉजिटिव है तो अच्छा है, अगर संवेग निगेटिव है तो वह भयानक रूप ले लेता है। तो नंबर 6 जो पॉइंट आता है, संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास जिसको कहा जाता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट जो है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भय, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, घृणा आदि आते रहते हैं। और ये जो आप सुन रहे हैं ये सारे जो है क्या है, एक प्रकार का संवेग है, इसको संवेग कह सकते हैं। ये सारे संवेग हैं एक प्रकार का। तो संवेगात्मक प्रवृत्ति जो होता है व्यक्ति को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए संवेग होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। गुस्सा नहीं करना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अगर आप गलत काम नहीं किए हैं, गलत काम नहीं करते हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे जो हैं एक प्रकार का संवेग है। और संवेग जो हैं, संवेगों के द्वारा कार्यों को करने की प्रेरणा शक्ति प्राप्त होती है। संवेग जो है, संवेग के द्वारा कार्य करने की प्रेरणा विकसित होती है। कभी कभी संवेग जो है आपके लिए, जैसे मान लीजिए कोई आपको चैलेंज कर दिया कि तुम तो आईएएस कर ही नहीं सकते हो, तुम तो डल विद्यार्थी हो, लेकिन तुमने संकल्प कर लिया कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा, आईएएस के परीक्षा से मैं नहीं डरता हूँ, तो वहाँ जो है वह पॉजिटिव एस्पेक्ट हो जाएगा और आप परीक्षा पास कर सकते हैं। प्रेम जो होता है, प्रेम का बड़ा महत्व है कि सबसे प्रेम बांटो, प्रेम से रहना चाहिए, चाहे परिवार हो, समाज हो, विद्यालय हो, स्कूल हो। किसी से घृणा नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए। आजकल अगर कोई मर्सिडीज में चल रहा है, उसका दोस्त स्कूटर में चल रहा है, तो स्कूटर वाला मर्सिडीज वाला को देख करके ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है कि पता नहीं कैसे ये कमा लिया। ऐसी भावना नहीं होना चाहिए। बड़ों को देख कर अगर कोई तरक्की किया है, उसे देख करके कभी भी आपके दिमाग में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। आपको उसको देख करके प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो जब ले सकता है तो मैं भी ले सकता हूँ। तो इस तरह की भावना जो है विकसित होना है। संवेगों का संबंध जो होता है, संवेगों का संबंध जो है, संवेगों का संबंध व्यक्ति के जीवन से होता है, व्यक्ति के जीवन से होता है। जीवन में संवेग का होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन वह संवेगात्मक जो है, संवेग जो होना चाहिए वह पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। संवेग के द्वारा व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक दोनों विकास प्रभावित होता है। शारीरिक विकास भी, अब जैसे मान लो एक आदमी है जो हमेशा खिन्न रहने वाला है या उदास रहने वाला है, तो उसका शारीरिक विकास भी सही ढंग से होता है, मानसिक छिन्नता तो रहती है। बहुत क्रोधी है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करता है, अपना खून स्वयं जलाता है, वह आदमी कभी प्रसन्नचित्त रह ही नहीं सकता है, उसके चेहरे पर कभी जो है मुस्कान हो ही नहीं सकता है। तो यह जो है एक प्रकार का संवेग है। और संवेग का देखो, ये जो है संवेग वास्तविक में मानसिक उपद्रव की अवस्था होती है। संवेग वास्तविक में मानसिक
मानसिक उपद्रव की अवस्था होती है। क्योंकि कोई भी ईर्ष्या किसी के करता है या क्रोध करता है या किसी तरह का भय होता है तो पहले दिमाग में आता है, मन में होता है, उसके बाद ही वह परिलक्षित होता है। कोई आदमी गुस्से में है, उसका चेहरा देख करके पता चल सकता है कि ये आदमी गुस्सा में है, चेहरा उसका तमतमाया हुआ है। कोई किसी से घृणा करता है तो उसके चेहरे के हाव भाव से पता चलता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वास्तविक में संवेग जो है मानसिक उपद्रव की अवस्था होती है। देखिए, संवेग जो है दो शब्द से मिलकर के बना है, जिसको इंग्लिश में हम व्याख्या कर सकते हैं। संवेग को इंग्लिश में मोशन कहा जाता है, इमोशन, मोशन कहा जाता है। देखो, ये दो से बना है, ई और मोशन। मोशन का मतलब गति होता है और ई का मतलब होता है आंतरिक। ई का मतलब है आंतरिक है, तो आंतरिक गति से ही संवेग उत्पन्न होता है। यानी संवेग उत्पन्न होने का कारण आपका आंतरिक है, बाह्य रूप से संवेग उत्पन्न नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब व्यक्ति वेगवान होकर कार्य करता है, जब व्यक्ति वेगवान होकर के यानी गति में होकर के वेगवान होकर कार्य करता है तो उसे संवेग कहते हैं। संवेग कहते हैं। यानी और संवेग का है, ई का मतलब अंदर, आंतरिक का मतलब अंदर, ई का मतलब अंदर हो गया, आंतरिक भी कह सकते हैं और इसको अंदर भी कह सकते हैं। तो एक ही चीज़ हो गया। अंदर से अगर गति उत्पन्न हो रहा है, अंदर से अगर गति उत्पन्न हो रहा है तो उसी को इमोशन कहते हैं। और इमोशन के कारण बहुत बड़ा बड़ा काम हो गया है। यानी महाभारत युद्ध हो या राम रावण युद्ध हुआ, ये सारे इमोशन के कारण ही हुए हैं। तो इमोशन का जीवन में बड़ा महत्व है और जिसका कहा जाता है कि अंदर से आदमी को गुस्सा उत्पन्न होता है तभी वह भयानक रूप ले लेता है। अब देखिए, संवेगों की विशेषताएं। क्या विशेषता है संवेग की? संवेगों की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमोशंस। कई विशेषताएं हैं इसके। नंबर 1 में संवेग की व्यापकता। संवेग की व्यापकता। संवेग की व्यापकता का मतलब है यूनिवर्सैलिटी ऑफ इमोशंस। यूनिवर्सैलिटी ऑफ इमोशंस। देखिए, संवेग जो होता है सिर्फ मानव में ही नहीं उत्पन्न होते हैं, पशु पक्षियों में भी उत्पन्न होते हैं। संवेग जो है, संवेग सभी पशु पक्षियों में होता है, बेशक उसका प्रकार अलग अलग हो। जिसे देखे होंगे, एक आदमी कुत्ता पालता है, अगर मालिक को कभी परेशानी हो जाता है तो कुत्ता रोने लग जाता है, या मालिक के लिए कुत्ता बेचैन रहता है। यहाँ तक कि मालिक अगर नहीं घर पर है तो खाना पीना बंद कर देता है। तो यह जो है एक प्रकार का इमोशन है। तो यह पशु पक्षियों में भी देखा गया है। कुछ लोग पक्षी का भी घर में पालन पोषण करते हैं, तो उसमें भी उस व्यक्ति के प्रति उसका लगाव हो जाता है। तो इमोशन जो होता है पशु पक्षियों में भी सभी देशों जातियों में पाया जाता है।
क्योंकि ऐसा नहीं है कि मानव जाति में है और दूसरे में नहीं है, तो सभी धर्मों, देशों, जातियों में पाया जाता है इमोशन। दूसरा नंबर है शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन, देखो इमोशन के द्वारा शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, फिजिकल चेंजेज। फिजिकल चेंजेज जैसे जब कोई व्यक्ति इमोशन में होता है तो जल्दी जल्दी सांस लेता है। जैसे मान लो कोई गुस्सा में है तो जल्दी जल्दी सांस लेगा, क्योंकि गुस्सा होना भी एक प्रकार का इमोशन है। बाह्य परिवर्तन, बाह्य परिवर्तन के कारण भी ऐसा होता है ना। अगर मान लो कोई व्यक्ति जो है बहुत गुस्से में है तब तो चेहरा जो है उसका अलग दिखने लग जाता है। कई लोग गुस्से में कांपने लग जाते हैं। जो कमज़ोर आदमी हैं, खून की कमी है, और कहा जाता है, डॉक्टर भी यह प्रूव कर चुका है कि जिसके पास ब्लड की कमी होती है उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा होता है और बहुत जल्दी गुस्सा होने वाला रहता है। इसीलिए कहता है कि तुमको खून की कमी हो गई है। और छोटी छोटी बातों पर जो लोड लेता है, यानी छोटी छोटी बातों पर लोड लेने वाले व्यक्ति में भी गुस्सा। इसलिए बहुत ऐसे बच्चे क्लास में जो टीचर गुस्सा करते हैं, बराबर हुआ है, अपने आप को झांकने का प्रयास करें और देखें कि आखिर छोटी छोटी बात पर मुझे गुस्सा क्यों आता है। उसे गुस्सा नहीं आना चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। तीसरी विशेषता है विचार प्रक्रिया का लोप हो जाना। विचार प्रक्रिया का लोप हो जाना, यानी गायब हो जाना। विचार प्रक्रिया का लोप हो जाना, जब कोई व्यक्ति संवेग के वशीभूत हो जाता है, संवेग के वशीभूत हो जाता है तो विचार शून्य हो जाता है। जैसे इमोशंस के कारण ही हिप्नोटाइज किसी को कर दिया जाता है, तो हिप्नोटाइज भी एक प्रकार का इमोशन ही क्रिएट करना होता है। या बहुत ऐसे कुछ लोग होते हैं जिसके सामने अगर वह गलती भी कर रहा है तो उसके बात को नहीं काटना, वह भी जो है संवेग के कारण ही संभव हो जाता है। क्योंकि संवेग के कारण वशीभूत होकर के आदमी विचार शून्य हो जाता है और अपनी विचार को व्यक्त नहीं कर पाता है। यानी अगर कुछ कह रहा है सीनियर कि ये काम ऐसे करना है, अगर वो गलत भी है तो पर भी वह तैयार होगा। यही कारण जो नहीं कर पाते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। कई बार आप सुने होंगे पेपर में, न्यूज़पेपर में सुनते हैं कि एक बहुत बड़ा अधिकारी था, सुसाइड कर लिया। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पर दबाव डाला जाता है और बेचारा विचार शून्य हो जाता है, अपनी विचार से काम नहीं करता है। तो यह भी एक प्रकार का संवेग के कारण होता है। फिर व्यक्तिगतता, व्यक्तिगतता को कहा जाता है इंडिविजुअलिटी। देखिए अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के संवेग होते हैं। कुछ तो कॉमन होता है, कुछ व्यक्तिगत होता है। और व्यक्तिगत समान स्थिति में अलग अलग अपने ढंग की प्रतिक्रिया देते हैं। सभी कोई भी चीज़ पर सभी की प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं हो सकती है। उसके बाद 5वां नंबर है संवेगों की अस्थिरता। संवेगों की अस्थिरता, क्योंकि संवेग परमानेंट नहीं होता है, वो अस्थिर। जैसे आदमी अगर कोई गुस्सा में है तो हमेशा गुस्सा में रहेगा, ऐसी बात नहीं है। उसमें प्रेम भी उत्पन्न होते हैं, उसमें डर भी होता है, उसमें भय भी उत्पन्न होता है, उसमें घृणा भी होती है, उसमें ईर्ष्या भी होती है। तो यह अस्थिर होता है, परमानेंट नहीं होता है। कोई भी संवेग परमानेंट नहीं होता है। परमानेंट अगर होगा हमने 5वां पॉइंट बता दिया था संवेगों की अस्थिरता के बारे में, कि संवेग जो होता है, कोई भी संवेग है वह किसी में परमानेंट नहीं होता है, वह समय के अनुसार बदलते रहता है। छठा जो पॉइंट है
संवेगों का स्थानांतरण, संवेगों का स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र ऑफ इमोशन, ट्रांसफ़र ऑफ इमोशंस, इमोशंस का ट्रांसफ़र होता है। जैसे मान लो कि कोई अधिकारी घर में अपने बीवी से लड़ झगड़ करके आया है, ऑफिस में पहुंचता है तो अपने प्यून को डांट देता है या अपने अंडर काम करने वाले लोगों को डांट देता है, गुस्सा कहाँ उठाता है वहाँ नहीं बोल पाया दूसरे जगह। तो ऐसा होता है जनरल लाइफ में भी, आप देखे होंगे कि कोई भी व्यक्ति गुस्सा में है और अपने गुस्सा को उसके सामने प्रकट नहीं कर पाता है तो वह गुस्सा दूसरे पर प्रकट कर देता है जो कमज़ोर लगता है उसके या उससे नीचे पोजीशन में है। तो संवेगों का स्थानांतरण भी होता है। इसके बाद 7वां पॉइंट है, 7वां नंबर है, 7वां है मूल प्रवृत्ति से संबंध, मूल प्रवृत्ति से संबंध। इंग्लिश में कहा जाता है रिलेशन विथ इंस्टिंक्ट, रिलेशन विद इंस्टिंक्ट। कुछ लोगों में बचपन से ही ये होता है, आदतें होती है गुस्सा करने का। हालांकि आदमी दिल से बुरा नहीं होता है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना वह उनका अपना नेचर बन जाता है, जिसे कहा जाता है नेचर कैन नॉट बी चेंज, यानी किसी की प्रवृत्ति को, मूल प्रवृत्ति को बदला नहीं जा सकता है, लेकिन एजुकेशन के द्वारा यह बदला जा सकता है। 95% बदला जा सकता है, 5% की बात मैं नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि बहुत अच्छे टीचर, बहुत ही लर्नेड टीचर जो क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन वह भी गुस्सा प्रवृत्ति के देखे गए हैं। वह छोटी छोटी बात पर कभी गुस्से हो जाते हैं। और कई लोग ऐसा देखा होगा कि गुस्सा होता है लेकिन कुछ देर के बाद तुरंत ही शांत हो जाता है। तो यह मूल प्रवृत्ति होती है लोगों में, यह भी संवेग की विशेषता है। नंबर 8 में संवेगों की क्रियात्मक प्रवृत्ति, संवेगों की क्रियात्मक प्रवृत्ति। संवेगों की क्रियात्मक प्रवृत्ति का मतलब होता है कॉग्निटिव टेंडेंसी, कॉग्निटिव टेंडेंसी। प्रत्येक संवेग किसी न किसी एक क्रियात्मक प्रवृत्ति से संबंधित होता है। कोई भी संवेग जो होता है क्रियात्मक प्रवृत्ति से संबंधित होता है। जैसे आदमी को गुस्सा क्यों आता है, क्रोध क्यों आता है? जब उसके अनुसार काम नहीं होता है, उसके इच्छा के विरुद्ध अगर काम होता है तभी उसे गुस्सा आता है। तो यह जो है, चूँकि यह संवेगों का क्रियात्मक प्रवृत्ति है। कोई आदमी को खुशी कब होती है? जब उसके आसपास में वैसा माहौल होता है। किसी आदमी को प्रेम कब होता है? जब उसे कोई प्रेम करता है तभी वह प्रेम दर्शाता है। तो यह जो है, यह संवेग की विशेषता है एक प्रकार का। नंबर 9 में है सुख दुख का भाव निहित होना, सुख दुख का भाव निहित होना। जैसे व्यक्ति जब सुख में रहता है तो उसका इमोशंस अलग होते हैं, और जब दुख में होता है तो उसका इमोशन अलग होता है। दुख में अगर होता है तो चेहरा मायूस रहता है, और सुख में होता है तो चेहरा उसका खिला रहता है। तो हमेशा आदमी को टेंशन फ्री, टेंशन में रहता है तो वह दुख में होता है, और अगर कोई उसके अनुसार काम हो जाता है या किसी काम में उपलब्धि मिलती है तो वह खुश रहता है। तो आज मैं संवेगों की विशेषता और संवेगों के बारे में आपको बताया कि संवेग क्या है, संवेग का क्या विशेषता है। अब अगले वीडियो में हम संवेगों के प्रकार के बारे में बताएंगे और विभिन्न अवस्था में संवेगात्मक विकास, जैसे इन्फेंसी में संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है,
किशोरावस्था में संज्ञात्मक विकास किस प्रकार होता है, इसके बारे में बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।